गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, इस टॉपिक से बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं जहाँ पर बहुत हमारे कन्फ्यूजन जैसी स्थिति होती है, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जिनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को घटनाओं को समझने के लिए पहले हम इसका ये समझिए होता क्या है। तो देखिए, यहाँ मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। यह है एक हीरे का स्ट्रक्चर है। अब जो प्रकाश की किरण जैसे ही हीरे के ऊपर गिरेगी, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। यहाँ पर मैंने इसके मध्य में, आपको पता है अभिलंब होता है। अब जब प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ, तो अभिलंब भी क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। लेकिन अब हमारे अपवर्तन में क्या होता है कि अपवर्तन क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरण जब जिस सतह से टकराती है वह वापिस से उसके अंदर चली जाती है, या तो उससे अभिलंब से दूर हटती है या फिर अभिलंब के समीप आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या होगा। यह किरण अंदर की तरफ तो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। कहाँ जा रही है? वापिस से उसी माध्यम में। वापिस से आप समझें इसको। आपतित किरण जैसे ही हीरे के ऊपर सतह पर आई, ये बीच में मध्य में है अभिलंब। अब यहाँ पर यह इससे अंदर न प्रवेश करके इसकी सतह से टकराकर पुनः जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण का मतलब है हीरे के अंदर पूरी तरीके से। आंतरिक किसके अंदर हो रहा है? हीरे के अंदर, इसलिए आंतरिक। और क्या हो रहा है? परावर्तित होकर वापिस से उसी माध्यम में लौट रही है। यहाँ पर हम इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये हमारा अभिलंब है और ये यहाँ से जो जा रहा है वो परावर्तित किरण है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये है अपवर्तित किरण, क्योंकि अंदर आ रही है तो यह अपवर्तित किरण है, लेकिन उसकी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जा रही है तो उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और ये है हमारा हीरा। अब ये परावर्तित होकर उसी माध्यम में जा रही है। अब आप देखिए, हीरा क्या होता है? हीरा कौन से पदार्थ से मिलकर बना हुआ है? इसका माध्यम क्या है? सघन माध्यम है। ये सघन कैसे हुआ? क्योंकि जब हमने ये पढ़ा है कि सघन माध्यम का अर्थ होता है कि जिसमें अणु पास पास हो, तो यह है सघन माध्यम। यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है? कहाँ पर रखा है? वायु के अंदर रखा हुआ है, और वायु के अंदर सारे अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो ये कौन सा हो गया माध्यम? विरल। इसका अर्थ यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करी, लेकिन यह सघन में न जाकर, यहाँ पर न जाकर पुनः विरल माध्यम में लौट जाए तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ माध्यम नहीं बदलता है, माध्यम वही है। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से ही आई थी और विरल से वापस पुनः विरल में लौट जाती है, इसलिए यहाँ पर माध्यम नहीं बदला है। इसके दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? हीरे का चमकना। हीरा किससे चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका जैसे आपने देखा है गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है तेज, तो सड़कों पर हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पानी पड़ा है, जबकि वहां पर पानी नहीं होता है। उसे मृग मरीचिका का बनना कहते हैं। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसे प्रकाश तंतु भी कहते हैं। इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उपयोग होता है। एंडोस्कोप क्या होता है कि हमारे जो आंतरिक अंग है उनकी जब उसमें कोई खराबी या कोई बीमारी हो गई है या कुछ टूट फूट तो नहीं हो गया है, तो उसको देखने के लिए डॉक्टर जिस एंडोस्कोप का यूज लेते हैं उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी होती है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखना। आपने देखा है कांच जब टूट जाता है तो वो भी हमें क्या लगता है कि चटकता हुआ, बहुत दूर से ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है, जबकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका जब टूटता है तो उसकी जो सतह है वो क्या करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देती है, क्योंकि जब किरणें उसके अंदर जाएगी तो पूर्ण अंदर प्रवेश न कर वो वापिस से उसी माध्यम में लौट जाती है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, अंधेरे में हीरे की चमक का क्या कारण है? ऑप्शन है अ परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, स अपवर्तन, द हीरा अंधेरे में नहीं चमकता।
अब देखो, अंधेरे में हीरे की चमक का क्या कारण है? अधिकतर स्टूडेंट पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही लगाकर आएंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जबकि ऐसा नहीं है। हीरे की चमक परावर्तन कब होगा? जब वहां पर प्रकाश होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा हीरा अंधेरे में नहीं चमकता है। और ये प्रश्न आपके अभी जो पिछली जो एग्जाम हुए, प्रतियोगी परीक्षा हुई है, उसके अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों हम देख रहे हैं लेंस। लेंस से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेंस, चूंकि हम जानते हैं कि लेंस दो तरह के होते हैं। अब लेंस होता क्या है? यह एक पारदर्शी माध्यम है जो एक सतह को वक्र रखे। वक्र यानी ये वाली सतह गोलाई रखता है। जब इस तरीके से होते हैं, जिनकी किनारे पतली होती है और बीच में से मध्य में से मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस जिनके किनारे मोटे होते हैं और मध्य में से पतले होते हैं। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब कॉनकेव, केव का मतलब क्या है? केव यानी क्या होता है? गुफा। गुफा के दरवाजे जैसा दिखता हो, यहीं से ऐसा समझ लें, ये गुफा के दरवाजे जैसा दिखता है, तो वह क्या है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी यहाँ से जब प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होगी तो क्या होगा? वह एक केंद्र बिंदु पर इससे गुजरती है, तो एक केंद्र बिंदु पर अभिसारित करता है, इकट्ठी करता है, तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और मैग्नीफाइड लेंस भी कहते हैं, यानी क्या करता है? यह वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। आपने देखा है कि किसी किसी के चश्मे में क्या होता है? पॉजिटिव में नंबर आते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्लस में अगर नंबर आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि चश्मे में नंबर प्लस होने पर उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। दूसरा होता है अपसारी लेंस। कॉनकेव लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इट मीन्स है कि न्यूनकारी लेंस। इसकी क्षमता नेगेटिव में दर्शाते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर छोटा करके दिखाई दे रहा है। अब आप उत्तल लेंस का हम देखते हैं, गाड़ी का आपने साइड ग्लास देखा है, साइड ग्लास पे लिखा होता है कि यह इमेज जो बैक व्यू है उसको वह बहुत है का उसको मिनिमाइज करके हमें छोटा करके उसको वहां पर हमें बड़ा करके दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या है एक्चुअली में वो हमारे बहुत नजदीक है और हमें क्या लग रहा है वो बहुत दूर है। ये ऐसे दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कि वस्तु यहाँ रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। और इसी कारण से 10th में जब ये प्रश्न आए थे तो बहुत से विद्यार्थियों को बहुत इसमें समस्याएं होती है। इसी कारण से वो साइंस नहीं लेते हैं और छोड़ देते हैं इस सब्जेक्ट को। देखिए हम देखते हैं बीच में जैसे लेंस है, यहाँ पर है ये फोकल लेंथ हुई, ये इसका पोल है, ये 2f है, 2f फोकस दूरी है, ये अनंत है। इसी तरीके से जब वो प्रकाश की किरण इधर से गुजरेगी तो यहाँ पर फोकस होगा, 2f होगा और अनंत होगा। अब हम इसको इजी मेथड में कैसे समझ सकते हैं? देखिए ट्रिक, वस्तु कहाँ रखें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए लागू होती है। वस्तु और प्रतिबिंब लिख दो। आपको सिर्फ इस टेबल को याद रखना है, करना कुछ नहीं है। ये वाला जो वस्तु किधर है? इधर, और प्रतिबिंब कहाँ है? इस साइड है। इन्फिनिटी 2f और f, इन्फिनिटी 2f और f। वापिस से हमने इसी को लिख दिया f 2f और इन्फिनिटी, उसी के नीचे लिख दिया f 2f और इन्फिनिटी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वस्तु का अगर अनंत पे रखा प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी पर। अगर वस्तु को 2f पे रखा तो 2f पर ही बनेगा। वस्तु को अगर हमने f पे रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। यहाँ पर इस सारणी से बनने वाले सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इस सारणी से कौन सा भी प्रतिबिंब बन रहा है वो सभी वास्तविक और उल्टे होते हैं। अब हो गया हमारे 2 मिनट में हमने इतने सारे 5 सिचुएशन को याद कर लिया है। देखिए, अगर वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखिए, यहाँ और यहाँ के बीच में रखिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच में बनेगा। वेरी सिंपल, हमें सिर्फ सारणी याद रखना है। अगर वस्तु को 2f और f के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f और अनंत के बीच में बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे यह याद रखना कि जब हम इस तरफ साइड चलते हैं, जैसे 2f और अनंत के बीच में, तब प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। लेकिन जब हम इस साइड चलेंगे तो प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा। 2f पर वस्तु रखने पर, यानी यहाँ रखेंगे तो क्या बन रही है? 2f, प्रतिबिंब 2f पर बन रहा है, तो इसका मतलब है आकार हमेशा बराबर रहेगा। इसमें से मेरे को ये लगता है कि आज की ट्रिक और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, और इसके बाद आप कौन सा भी क्वेश्चन इससे संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके लिए मैंने नोट दिया है, जब वस्तु अनंत पर रखी प्रतिबिंब f पर, आकार छोटा होगा, f पर बनाए आकार छोटा है। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में, जो मैंने अभी समझाया, तब प्रतिबिंब f और 2f के बीच में है। जब वस्तु 2f और f के बीच में है तब प्रतिबिंब
2f व अनंत के बीच में है। सिर्फ आपको इस टेबल को याद रखना है और इस टेबल से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसके पश्चात है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र होता है 2/r इजिकल टू 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर v जो है वह प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है जिसे लेकर वस्तु की दूरी कहते हैं, और r जो है वह त्रिज्या को दर्शाता है। लेंस की दक्षता ये हमेशा अधिकतर क्वेश्चन आता है, किसमें मापी जाती है, तो डायप्टर में की जाती है। d इजिकल टू 1/f फोकस दूरी कहते हैं। इस तरीके से हम दर्पण को देखते हैं। दर्पण सामान्य घरों में प्रयुक्त दर्पण हमेशा पूछा जाता है कि सामान्य जो घरों में जो प्रयुक्त दर्पण है वो क्या है। समतल दर्पण होता है। बैक व्यू मिरर, बैक व्यू मिरर यानी हमें पीछे से देखना है किसी वस्तु को, तो यानी कार का साइड अभी मैंने बताया वो उत्तल लेंस होगा। दाढ़ी करने में अवतल दर्पण होगा, क्योंकि वो क्या करता है, बड़े को एक तरफ से छोटा करके दिखाई दे रहा है। दर्पण के पीछे लेप लगा होता है। बहुत बार अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि दर्पण के पीछे किसका लेप लगा होता है और क्यों लगाया जाता है, तो चांदी का लेप लगाया जाता है। चांदी का लेप इसलिए लगाते हैं कि प्रकाश का सर्वाधिक परावर्तित करता है। चांदी क्या करती है कि जैसे ही चांदी का लेप लगा रखा है तो वो प्रकाश को ज्यादा परावर्तित करेगी। चांदी का लेप चढ़ाने के बाद में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर का लेप भी लगा होता है, तो वो क्या करता है कि चांदी प्रभावित ना हो इसलिए हम कॉपर का लेप लगाते हैं। लेकिन आपने देखा है कई बार हमारे घरों में ऐसा हो जाता है कि वो कांच में बिल्कुल धुंधला सा दिखने लग जाता है, तो किस कारण से होता है कि वो चांदी का जो लेप है वो उतरने लग गया है, तो वो जब हटने लग जाता है तो हमें वो धुंधला सा दिखाई देने लगता है। देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष में इस प्रकार क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बहुत से बच्चे इसमें गलत करके आते हैं कि निकट की दृष्टि तो है और बाकी सब दोष है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको कहाँ बनेगा यह सोचना है। देखिए निकट दृष्टि, निकट की दृष्टि तो सही है उसकी, लेकिन बाकी उससे दूर का दिख तो रहा है लेकिन वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्या रीजन है इसका। देखिए ये हमारा लेंस है, आँख है, आँख के यहाँ पर हमारा ये लेंस है। अब प्रकाश की किरण जैसे ही आई, रेटिना का है, यहाँ पर हमारा रेटिना है। प्रकाश की किरण जैसे ही आंख में प्रवेश करेगी, लेंस से टकराई, टकराने के बाद में यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है, यानी रेटिना के निकट बनता है। तो कहाँ बनता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के निकट बनता है। हम इसे भी देख सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि की क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के मध्य में होगा। थैंक यू। आज का वीडियो मुझे लगता है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आप सभी इसे देखें और ट्रिक से इसे याद करें। धन्यवाद।